दोस्तों जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जैसे उस दिन हम लोग का जो क्लास हुआ, वो क्लास हम लोग विखंडन के प्रकार को देख रहे थे। उसमें से हम लोग विखंडन के दो प्रकार को देख चुके थे। इसमें से द्विखंडन एक और दूसरा बहुखंडन। तो द्विखंडन के सारी बातें को मैं बता चुका था। अब द्विखंडन के बाद बहुखंडन को देखते हैं। बहुखंडन क्या है? विखंडन का एक प्रकार है। इसमें एक जनक से कई संतति बनते हैं। ये अमीबा, युग्निला आदि जीवों में होता है। यहाँ पे एक फोटो बना रहे हैं। फोटो में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार होता है। ये अमीबा का चित्र है। अमीबा का ये केंद्रक है। क्या होता है? ये अमीबा का जो केंद्रक है, ये केंद्रक धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ों में टूट जाता है और आगे चल करके ये अमीबा में एक पोर जैसा बनता है। और ये जो छोटा छोटा टुकड़ों में केंद्रक टूट गया है, ये इस पोर से बाहर निकल जाता है। और ये जो केंद्रक जो टूटा, इस केंद्रक इस पोर के द्वारा जो निकला और बाहर जो आया, तो ये प्रत्येक खंड एक जीव का निर्माण करेगा। इसीलिए इसका नाम बहुविखंडन रखा गया है। यहां लिख सकते हैं अमीबा का बहुविखंडन। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि जब अमीबा एक से दूसरे जीव द्विखंडन के द्वारा भी बना सकता है, तो फिर अमीबा को बहुविखंडन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो हमेशा ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये क्वेश्चन कि अमीबा का बहुविखंडन किस परिस्थिति में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये प्रतिकूल स्थिति में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में जनन की जो स्थिति रहेगी, अगर अमीबा की प्रतिकूल स्थिति में है तो ये बहुविखंडन करेगा, और अनुकूल स्थिति रहेगा तो द्विखंडन करेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग अलैंगिक जनन के टाइप्स देख रहे थे। उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार में हम लोग विखंडन देख लिए। अब आगे हम लोग जाएंगे मुकुलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बडिंग कहते हैं। तो मुकुलन क्या है, किस प्रकार होता है, कौन सा जीव में होता है, इसको हम लोग देखते हैं। एक जीव का हम चित्र बना रहे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन सा जीव है। चित्र में आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्या चीज का चित्र है? तो कमेंट में जरूर लिखें।
और अंत में दो जीव बन जाता है। ये चित्र जो है हाइड्रा का चित्र है। इसमें क्या होता है बच्चों कि यह जनन का एक टाइप्स है। इस प्रकार के जनन में एक जीव के शरीर से या फिर कह सकते हैं कि जनक के शरीर से बड निकलती है, कलिका, इसको हम लोग बोलते हैं कलिका। ये क्या है? कलिका। जनक के शरीर से या फिर जीव के शरीर से बड निकलती है, कलिका निकलती है, और धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, ये कलिका टूट करके एक कलिका टूट करके एक नया जीव का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रा का मुकुलन। इंग्लिश में इसको लिखेंगे बडिंग ऑफ हाइड्रा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हम यहां लिख देते हैं, आप लोग लिखिए मुकुलन। या जनन की एक प्रकार है जिसमें जनक के शरीर से मुकुल निकलती है, इंग्लिश में बड। समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, बार बार एक ही बात बोलना ठीक नहीं होता है। समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से डिटेल करा देंगे। और जनक के शरीर से अलग होकर नया जीव बनाता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यह जनन की एक प्रकार है जिसमें जनक के शरीर से मुकुल निकलती है और जनक के शरीर से अलग होकर एक नया जीव बनाता है, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। ये होता किसमें है? जैसे हाइड्रा, यीस्ट आदि। इसमें जीवों का नाम इसीलिए दे रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप लोग फटाक से लिख दें कि यह विखंडन करता है या मुकुलन करता है या पुनर्जनन करता है या फिर बीजाणुजनन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार देख रहे हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार में दो प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला क्लास में हम लोग विखंडन को देखे थे। आज के क्लास में हम लोग विखंडन के प्रकार को देखें, विखंडन के जिसको सब कैटेगरी कर सकते हैं। इसके बाद मुकुलन को देखें। अब हम लोग आगे देखेंगे पुनर्जनन। पुनर्जनन ये अलैंगिक जनन का एक टाइप्स है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीजेनरेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है।
रीजेनरेशन मतलब फिर से नया जीव बनना, रीजेनरेशन। इसमें होता क्या है, किसी कारणवश जनक का शरीर 2 या उससे अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव को बनाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं पुनर्जन्म। समझ में आ गई होगी, ज्यादा कठिन नहीं है। किसी कारणवश किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, तो उस जीव का प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नया जीव को जन्म देता है। इसे ही हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे स्पाइगोइरा, प्लेनेरिया और नेरिज आदि जीवों में ये सब होता है। लिख लेते हैं इसको, लिखने पे हम लोग को समझ में आ जाएगा। किसी कारणवश जनक के शरीर टुकड़ों में बंट जाता है, तो एक टुकड़ा भी हो सकता है, 2 टुकड़ा भी, 3 टुकड़ा भी, ज्यादा टुकड़ा भी हो सकता है। उस जनक का प्रत्येक खंड या टुकड़ा एक नया जीव को बनाता है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। जैसे स्पाइगोइरा, रेनिज, नेरिज और प्लेनेरिया और रेनिज, सॉरी रेनिज नहीं, नेरिज, आदि। इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ भी दे कि जीवों के पुनर्जन्म से आप क्या समझते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें सीधा लिखना है कि किसी कारणवश जनक के शरीर टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उस जनक का प्रत्येक खंड एक नया जीव को बनाता है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। एग्जाम्पल में स्पाइगोइरा और प्लेनेरिया या फिर नेरिज को दे देना है, और ये फोटो बना देना। स्पाइगोइरा का फोटो बना दे रहे हैं, जिससे ये स्पाइगोइरा का फोटो है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, किसी कारणवश अगर ये दो भागों में टूट गया, तो प्रत्येक भाग एक नया जीव को बनाता है। स्पाइगोइरा का पुनर्जन्म। किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अलैंगिक जनन का केवल एक टाइप्स बचा हुआ है, उसको करेंगे और अलैंगिक जनन के प्रकार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अलैंगिक जनन के लाभ को देखेंगे और अलैंगिक जनन के कुछ हानि को देखेंगे। इसके बाद हम लोग का अलैंगिक जनन समाप्त।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। और लैंगिक जनन के चौथा टाइप्स है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, ये चौथा टाइप्स है अलैंगिक जनन का। बीजाणु जनन जो है निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उसमें होता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। इसमें क्या होता है कि जनक के शरीर में सूक्ष्म थैली जैसी रचना बन जाती है जिनके अंदर गोल गोल सूक्ष्म रचना होते हैं, जिसे हम लोग बीजाणु कहते हैं। ठीक है। और एक समान वातावरण जब इस जीव को मिलता है, एक समान वातावरण, तो जिसमें बीजाणु बना हुआ है उसका दीवार जो है वो टूट जाती है और वो बीजाणु बाहर निकलती है और प्रत्येक जो सूक्ष्म रचना जैसा जो होता है वो प्रत्येक रचना एक नया जीव को बनाता है। इसे ही हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें एक जीव से बहुत सारे जीव बनते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, लिखने पे साफ पता चलेगा कि क्या है। बीजाणु जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक और शैवाल आदि। ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कहें हम लोग जनक के शरीर में सूक्ष्म थैली जैसी रचना बनती है और उसमें छोटा छोटा रचना अंदर में दिखाई देता है, जिसे हम लोग बीजाणु कहते हैं। और जब अनुकूल वातावरण या फिर समान वातावरण जब जीव को मिलता है तो बीजाणु सहित जो रचना है उसके दीवार की भित्ति टूट जाती है और जो रचना अंदर में रहता है वो बाहर जाकर के बहुत सारा जीवों को बनाता है। यहां लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें जनक के शरीर में सूक्ष्म थैली जैसा रचना बनती है। सूक्ष्म थैली जैसा रचना बनते हैं जिसके अंदर गोल रचना पाई जाती है। अनेकों, बहुत ज्यादा होता है। जब जनक को समान वातावरण मिलता है तो उस थैली, जो सूक्ष्म थैली जैसी रचना पाया जाता है, उस थैली की दीवार टूटती है और गोल रचना बाहर
निकल कर नया जीवों, मतलब अनेक बनता है इसलिए यहां जीवो लिखे हैं, नया जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे ये रचना बना दे रहे हैं, राइजोपस है, राइजोपस एक बैक्टीरिया का नाम है, और सॉरी बैक्टीरिया नहीं, कवक का नाम है, राइजोपस का बीजाणु जनन। ये राइजोपस है, ये सूक्ष्म थैली हो गया, सूक्ष्म थैली, फोटो में ध्यान दीजिएगा, ये सूक्ष्म थैली हो गया, और इसके अंदर क्या है, यह है गोल रचना। ठीक है, क्या होता है ये गोल रचना को क्या बोलते हैं, इसको बीजाणु, और इसको बीजाणु धानी, इसको बोलते हैं बीजाणु धानी। सूक्ष्म थैली की जैसी जो रचना है इसको हम लोग बीजाणु धानी बोलते हैं, और इसके अंदर ये गोल गोल जो रचना पाया जाता है इसको हम लोग बीजाणु बोलते हैं। समान वातावरण मिलता है तो ये रप्चर कर जाता है, रप्चर मतलब ये फट जाता है और बाहर निकलता है, और इस तरह प्रत्येक बीजाणु नया जीव को बनाता है, नया जीव। समझ में आ गया होगा। निम्न श्रेणी के जीवों में होता है जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, इसमें जनक के शरीर में सूक्ष्म थैली जैसा रचना बनती है। ठीक है, सूक्ष्म थैली जैसा रचना बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बीजाणु धानी, बीजाणु धानी। ये जो रचना है इसको हम लोग बीजाणु धानी बोलते हैं, जिसके अंदर गोल रचना पाई जाती है, गोल रचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु, इसको हम लोग बीजाणु कहते हैं, गोल रचना को, थैली जैसा रचना को बीजाणु धानी और गोल रचना को बीजाणु। जब जनक को समान वातावरण मिलता है तो उस थैली की दीवार यानी कि बीजाणु धानी की दीवार टूटती है और गोल रचना बाहर निकलकर, मतलब बीजाणु बाहर निकलकर नया जीवों का निर्माण करता है, जैसे राइजोपस का बीजाणु जनन। ये फोटो भी बना देना है और इस तरह फोटो को दिखा देना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, और फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के लाभ और हानि को हम लोग देखेंगे। अलैंगिक जनन के लाभ एवं हानि। एक तरफ लाभ को लिखते हैं और एक तरफ हानि को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज हो धरती पे, चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें कुछ लाभ है तो उसमें कुछ हानि भी है। तो यहाँ पे हम लोग
अलैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, तो अलैंगिक जनन में क्या लाभ है और क्या हानि है इसको देख लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे, फिर अगला क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। और एक प्रकार का जनन और है जो खासकर पादप में होता है, कायिक प्रवर्धन, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसका लाभ और हानि को हम लोग देख लेते हैं। लाभ, नया जीव आनुवांशिकी एवं आकार में बिल्कुल जनक के समान। जो भी नया जीव बनता है वो नया जीव आनुवांशिकी और आकार में बिल्कुल जनक के समान होता है। दूसरा, गुणसूत्र की संख्या जो होगी नया जीव में, गुणसूत्र की संख्या जनक के बराबर, गुणसूत्र की संख्या जनक के बराबर। ठीक है, जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता है। जनन के लिए केवल एक ही जीव या जनक की आवश्यकता, और चौथा, इसमें निषेचन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, ये तो हो गया लाभ, और लाभ के साथ अब कुछ हानि भी होंगी जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें हानि है पहला, नई प्रजाति का विकास नहीं, नई प्रजाति का विकास नहीं, इसमें कोई नई प्रजाति नहीं बनता है। जैसा जनक रहेगा सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रजाति, उसी प्रकार का जीव आनुवांशिकी के तौर पे और आकार के तौर पे सेम टू सेम होता है, इसलिए इसमें कोई नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे जीवों में वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, जिसके कारणवश वैरायटीज हम लोग को देखने में नहीं मिलता है। वैरायटी देखने को नहीं मिलता है मतलब नए संतान में नई गुण देखने को नहीं मिलती है। और चौथा, चार लाभ लिखे हैं तो चार हानि हम लोग लिख देते हैं। जो नया संतान दुर्बल होती है, ठीक है, जो नया जीव बनता है वो जीव दुर्बल होती है। अलैंगिक जनन में यही हानि है और यही लाभ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लैंगिक जनन को।
नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा लैंगिक जनन का। इसलिए लैंगिक जनन में आप लोग पढ़ के आइएगा। ऐसे तो 10th में आप लोग जनन के बारे में पढ़े ही हैं, जनन क्या है, कैसा होती है, कैसा नहीं। तो इसमें लैंगिक जनन को हम लोग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। इसमें युग्मक वगैरह क्या है नहीं है सारा चीज हम लोग बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास जब भी होगा लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। जब भी नहीं, कल ही करेंगे हम लोग इसको। हो सकता है कि कल एक और वीडियो आए कोई अन्य क्लास को लेकर के, इसीलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और हमेशा चैनल पे विजिट करते रहिएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नया वीडियो चैनल पे डाले तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो आज के क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।